Guys, go through last lecture notes. If you have any doubts, please ask. Let me know the last part of the last lecture. क्या हुआ था the last में? Any doubts? Last lecture notes. Last lecture we were discussing chair conformation. Huh? We talked about flipping of the chair form. ये है axial और ये है equatorial. And when ring flips, axial will become equatorial and equatorial will become axial. यहाँ पर ये black वाला जो है bond वो axial है, जो पहले क्या था equatorial, और पहले जो axial था वो अभी क्या है equatorial. ठीक है, छोटा सा नोट लिखिएगा, परहैप्स लास्ट लेक्चर लिखाया होगा, फिर भी आप देख लो, लिखिएगा, लिखाया है कि नहीं शायद पता नहीं, देख लो. At room temperature cyclohexane ring लिखा दिया था टू इक्विवेलेंट चेयर कन्फॉर्मेशंस, ऐसा करके लिखा होगा ना. टू इक्विवेलेंट चेयर कन्फॉर्मेशन. चलिए, तो यहाँ तक हो गया था. अब इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट केस लेते हैं और उसका डिस्कशन करते हैं. यू राइट स्मॉल हेडिंग एल्काइल साइक्लोहेक्सेन, ऐसा करके लिखो आप, एल्काइल साइक्लोहेक्सेन, एल्काइल साइक्लोहेक्सेन. एल्काइल साइक्लोहेक्सेन का मतलब है कोई एक एक्स्ट्रा ग्रुप आप H हटा करके लगाओगे, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, तो हम लोग मिथाइल वाला केस ले लेते हैं. अगर सिंपल मैनर में ड्रॉ करोगे तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का ये फॉर्म स्ट्रक्चर है. ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. अब इसको अगर चेयर फॉर्म में ड्रॉ करोगे तो कैसा दिखाई देगा? यहाँ पर आप मान लीजिए कि मिथाइल ग्रुप लगाते हो, ठीक, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे यहाँ H होगा, बाकी सब जगह इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों ही H होंगे. आई बिलीव किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. ये दोनों आपस में हमेशा परपेंडिकुलर वे में ड्रॉ करते हैं हम लोग, ये तो आपको मालूम ही है. अब ये रिंग जब फ्लिप करेगा तो ये जो मिथाइल एक्सियल दिख रहा है, ये मिथाइल कहाँ आ जाएगा? इक्वेटोरियल. बाकी सब एज सच बना दो.
क्योंकि बाकी सब में तो H है। ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा ग्रुप हुआ? ये मिथाइल। इसकी वजह से क्या डिफरेंस आया प्रीवियस केस में जब सारे हाइड्रोजन थे, और अब जब ये एक मिथाइल ग्रुप हो गया। तो हमने ये प्रीवियस केस लिया जिसमें सब H थे, और अब हमने ले लिया जिसमें एक ग्रुप मिथाइल है। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो फॉर्म है, व्हेन मिथाइल इज एन एक्सियल पोजीशन, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि ये जो मिथाइल है, और तुम दो हाइड्रोजन एटम्स देखो, ये वाला, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। प्रॉब्लम ये है कि ये एक दूसरे को इस तरह से रिपेल करते हैं। इसको 1-3 रिपल्शन बोलेंगे। ये कौन, अगर कार्बन काउंटिंग कर लो, 1 2 3, इधर से जाओगे तो भी 1 2 3, यानी कि जो थर्ड पोजीशन है उनमें जो दो हाइड्रोजन एटम्स आपको दिख रहे हैं वो मिथाइल के साथ रिपल्शन में है। उसको स्टेरिक रिपल्शन कहते हैं, या इसको बोलते हैं 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन या इंटरैक्शन। मैं भी लिखाऊंगा ये सब, टेंशन मत लेना आप। और फिर फाइनली आपको क्या याद रखना है जिससे आपका पूरा काम चल जाएगा, वो भी मैं बताऊंगा। अभी के लिए केवल इतना कि ये जब हमने मिथाइल साइक्लोहेक्सेन लिया, मिथाइल कैन बी इन एक्सियल पोजीशन, मिथाइल कैन बी इन इक्वेटोरियल पोजीशन। यही दो पॉसिबिलिटीज है, और ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है। पहला जो सिचुएशन था उसमें इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट चेयर। अब दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, कोई एक ज्यादा स्टेबल होगा, कोई एक कम स्टेबल होगा। ठीक है। अभी मैंने ये आपको बता दिया कि इसमें एक्स्ट्रा रिपल्शन आ रहा है, इसका मतलब ये सिस्टम क्या हो रहा होगा, डिस्टेबलाइज रिलेटिवली। तो अगर ये दो फॉर्म्स बोला जाएगा तो विच फॉर्म विल बी रिलेटिवली मोर स्टेबल? ये वाला। आप पहले ड्रॉ कर लो, देन आई विल गिव यू अ नोट। लेट मी नो इफ यू हैव ड्रॉन। लिखिएगा। two interconvertible chair conformations, two interconvertible chair conformations wherein one conformation methyl occupies axial position, methyl occupies axial position, and in other it occupies equatorial position. In other, it occupies equatorial position. Further you write
when methyl group is in axial position, when methyl group is in axial position, it is very close to, when methyl group is in axial position, it is very close to two axial H atoms. Two axial H atoms. Two axial H atoms. ब्रैकेट में लिख देना at carbon 3 and carbon 5. At carbon 3, अगर एक तरफ से नंबर करोगे तो एक को 3 मिलेगा, एक को 5 मिलेगा. अगर तुम दोनों को एक साथ देखोगे तो दोनों थर्ड पोजीशन पे नजर आएंगे. लिखिएगा very close to two axial H atoms on the same side of the molecule. On the same side of the molecule. On the same side of the molecule. किसी को कोई confusion हो in between तो please पूछ लेना, confuse मत हो जाना. On the same side of the molecule. This type of steric repulsion. This type of steric repulsion is called is called 1,3 diaxial interaction. 1,3 diaxial interaction. One comma three diaxial interaction. उसके बाद आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कंक्लूजन पॉइंट. ये सब जो हमने किया, ये सब किस लिए डायग्राम बनाया, क्या करने के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कंक्लूजन पॉइंट. क्या कंक्लूजन निकालेंगे हम यहाँ पर कि bulky groups at equatorial implies more stability. ये आपको रटा होना चाहिए. बल्कि ग्रुप्स कहां पर हो? इक्वेटोरियल पोजीशंस. तो समझ लेना कि वो वाला चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा. किसी को कोई कंफ्यूजन है इस पे? एनीवन? आपको मान लीजिए कि 4 फॉर्म्स दी हुई हैं ऑप्शंस में और केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें बल्कि ग्रुप्स ज्यादा इक्वेटोरियल पे हैं, तो आपको वही वाला पिक करना होगा फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी. एकदम सिंपल सी चीज है, आपको याद रखनी है. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने क्या दिखाया कि अगर वो एक्सियल पोजीशन पे होगा तो उसको रिपल्शन स्पेस करना पड़ेगा. रिपल्शन स्पेस करेगा तो सिस्टम विल बिकम unstable. So out of two forms, one form is more stable. So these are not equivalent forms. While earlier, when no group of groups were present, then the two forms were equivalent. इस वाले में आप कौन सा एरो बड़ा बना सकते हो? ये वाला. इस एरो को थोड़ा बड़ा बना दो और इसको छोटा रखना है, बिकॉज तुम्हारा ज्यादा मॉलिक्यूल्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? इस फॉर्म में. किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा? एनी कंफ्यूजन? एनीवन? चल, तो मानकर चल रहे हैं किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं.
नाउ वी विल टॉक अबाउट, अभी थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन पे और जाते हैं, एंड हम लोग अब देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बिकॉज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अपने को मालूम है इस सब के बारे में। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म in disubstituted cyclohexane, because now we are aware of axial equatorial. तो how that geometrical isomerism and axial equatorial ये आपस में मतलब रिलेटेड कैसे हैं, क्योंकि वो आपको एग्जाम में आप सेम साइड अपोजिट साइड करके नहीं बोलेगा, वो तो आपको एक्सियल इक्वेटोरियल के फॉर्म में देगा। यू हैव टू डिसाइड कि एक्सियल वाला अपोजिट है, इक्वेटोरियल वाला अपोजिट है, क्या है, किसको आप सिस फॉर्म बोलोगे, किसको ट्रांस बोलोगे। नाउ वी हैव टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ यही जो आपका चेयर फॉर्म है, ठीक है। सो एक केस लेते हैं, ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, उसके बेसिस पे हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे और फिर उस कंक्लूजन को हर एक क्वेश्चन में यूज करेंगे। याद रखना हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, इसका कंक्लूजन निकालेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू यूज दिस कंक्लूजन इन ऑल अदर क्वेश्चंस जो इस टाइप के पूछेगा वो, ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल चेयर फॉर्म, और 1,4 पे मिथाइल लगाया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, 1,4 दोनों को मैं ये आपका एक्सियल पोजीशन दे सकता हूँ, लाइक दिस, ठीक। हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब अगर तुमने इसको फ्लिप करा दिया, इसको अगर तुमने फ्लिप करा दिया, तो जो एक्सियल पोजीशन पे मिथाइल दिख रहा है वो इक्वेटोरियल हो जाएगा, यहाँ भी इक्वेटोरियल हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन था वो एक्सियल हो जाएगा। बाकी पोजीशंस भी आप दिखा सकते हो, कोई वो नहीं है। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना, ये एक्चुअली में दोनों के दोनों ट्रांसफॉर्म है, ये दोनों ट्रांसफॉर्म है। नाउ आई विल टेल यू कि हाउ टू आइडेंटिफाई whether the given form is a trans form or cis form। तो वो देखो पॉसिबिलिटीज क्या क्या थी इसमें, इसमें तुम क्या कर सकते थे, दोनों ग्रुप्स को एक्सियल रख सकते थे, हमने रख दिया। तुम दोनों ग्रुप्स को इक्वेटोरियल रख सकते थे, रख दिया। एक और पॉसिबिलिटी, कौन सी पॉसिबिलिटी, कि एक मिथाइल ग्रुप को एक्सियल रखो और एक मिथाइल ग्रुप को इक्वेटोरियल रखो। एक्चुअली में वो जब चेक किया गया एक्सपेरिमेंटली तो वो सिस फॉर्म है, तो मैं वो भी ड्रॉ कर देता हूँ। सिस 1,4, सब बहुत आसान है, केवल एक बार केस स्टडी करना पड़ता है, कंक्लूजन निकाल लो, फिर वो कंक्लूजन तुम आराम से हर केस में यूज कर सकते हो। इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें मैंने बोला ना आपको कि हम लोगों ने जितनी पॉसिबिलिटीज बना सकते थे सब बना ली। अब इसमें क्या करेंगे, एक ग्रुप हम रख देंगे एक्सियल, तो बाय डिफॉल्ट दूसरा अपने को हम इक्वेटोरियल में डाल देंगे। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, तीन ही पॉसिबिलिटी बन सकती थी, दोनों मिथाइल एक्सियल, दोनों मिथाइल इक्वेटोरियल, फिर एक मिथाइल एक्सियल एक मिथाइल इक्वेटोरियल। अच्छा,
इसी में एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है कि भाई ये वाला ग्रुप अब एक्सियल कर इक्वेटोरियल कर दो और इसको एक्सियल, तो वैसे भी वो फ्लिप होने पे हो ही जाता है। ध्यान से देखो, अब फ्लिप होने पे वो होने ही वाला है। यहाँ पर CH3 हो जाएगा इक्वेटोरियल और यहाँ पर CH3 हो जाएगा एक्सियल। मेरे ख्याल से किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं ऐसा नंबर भी कर दूं, मतलब A इसको लिख दूं, इसको B लिख दूं, इसको C लिख दूं, इसको D लिख दूं, ठीक है, ऐसे ही मैं केवल लिख रहा हूँ। अब एज आई टोल्ड यू ये दोनों ट्रांस है, लेकिन हम पहचाने कैसे? फ्यूचर में जब कुछ आएगा तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये सिस वाला है कि ट्रांस है? तो उसका बड़ा सिंपल तरीका है कि आप सबसे पहले तो जो ग्रुप्स आपको कहीं पर दिख रहा है, एक ग्रुप होगा और एक हाइड्रोजन होगा, आप ये पता कर लो कि ग्रुप जो है वो अप है कि लो है। अब आप अपर लोअर आप ऐसा सोचो, अपर लोअर। और बहुत आसान है पहचानना कि कौन अपर होगा कौन लोअर होगा। आई रिपीट माय पॉइंट, हम यहाँ पर एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं बोल रहे हैं, हम यहाँ पर बोल रहे हैं अपर लोअर। कोई भी बच्चा आराम से देखकर बता सकता है कि इस जगह पर मिथाइल अपर है, तो मैं इसको लिखूंगा U और H को लिख दूंगा L। किसी को कोई डिफिकल्टी अपर लोअर पहचानने में? कहीं पर भी। अब मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि देखकर बताओ यहाँ H अपर होगा कि मिथाइल अपर होगा, कोई भी देख के आराम से बता सकता है। एनीवन? H अपर और CH3 लोअर। H अपर होगा तो मैं इसको U लिख दूंगा, इसको L लिख दूंगा, कोई भी देख के बता सकता है। अब इस वाले में भी इसी तरह से कोई भी देखकर बता सकता है। यहाँ एक्सियल इक्वेटोरियल को कोई लेना देना नहीं है, जो ऊपर दिख रहा है वो अपर, जो नीचे दिख रहा है उसको लोअर बोल देंगे। तो ये हमारे लिए U हो जाएगा, ये L हो जाएगा। इस वाले को पहचान लो इसी तरह से, इसको U लिख देंगे, इसको L लिख देंगे। मेरे ख्याल से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो ये U और L ना पहचान पाए। अब एक खास बात देखो, इसकी खास बात ये है कि तुम्हारा मिथाइल अपर लोअर दिखाई दे रहा है पहले वाले में, दूसरे वाले में भी ध्यान से देखो अपर लोअर ही दिखाई दे रहा होगा। यानी कि अपर लोअर अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, डाई सब्स्टिट्यूटेड, तो वो डाई सब्स्टिट्यूटेड अगर अपर लोअर या फिर लोअर अपर दिखाई दिया तो उसको हम लोग नाम देंगे ट्रांसफॉर्म। आई होप आप याद रख पाएंगे ये कंक्लूजन। अब इसको देखो, इसमें कोई भी देखकर बता सकता है कि मैं किसके लिए अपर लिखूं, कोई बताएगा? CH3। CH3, तो इसको मैं U लिख दूंगा, इसको L लिख दूंगा। इसी तरह से यहाँ पर बताइए। सर अपर CH3 लोअर हाइड्रोजन। ये हो गया। अब इसको देखो, कोई भी देखकर आराम से गेस कर लेगा। इसको देखो, यानी इसकी खास बात क्या है कि आपको जो मिथाइल ग्रुप है वो अपर अपर मिल रहा है ना, लेकिन साथ में कहीं कोई एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है जिसमें दोनों लोअर लोअर हो। तो जब तुम्हारा ऐसी सिचुएशन हो तो उसको बोलेंगे सिस फॉर्म। भूलना नहीं है, क्या बोलेंगे? सिस फॉर्म। यानी कि अपना सिस और ट्रांस का कंक्लूजन निकल आया कि अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स जो हैं वो अपर लोअर या लोअर अपर वाली स्टाइल में होंगे तो उसको ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। एंड अगर वो अपर अपर और लोअर लोअर स्टाइल में चले गए देन वी विल कॉल दैट फॉर्म एज सिस फॉर्म। ठीक है, तो ये दोनों ही ट्रांसफॉर्म है जो फ्लिप कर रही हैं आपस में, और ये दोनों आपस में सिस फॉर्म है जो फ्लिप कर रहे हैं। किसी को कोई डिफिकल्टी? नो। तो फटाफट इसको कॉपी कर लो बेटा। एनीवन हैविंग एनी डिफिकल्टी आई कैन रिपीट दिस पार्ट, दिस इज वेरी वेरी स्पेशल, यू मे गेट क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम दिस पार्ट एडवांस्ड एग्जाम में। बहुत आसान है वैसे, लेकिन जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं कोई बच्चा एग्जाम में अपने आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। बिलीव में, ये सब पढ़कर जाना होता है तभी आप, आसान है लेकिन पढ़ के जाना होता है।
और पूछ लो, क्योंकि ये सब आपको ऐसे जो रेगुलर बुक्स तो ऑथर्स की होती है उसमें नहीं मिलेगा तुम्हें। और यकीन ना हो तो आप चेक भी कर सकते हो आप, और एनसीईआरटी में भी इस तरह से दिया नहीं है, लेकिन ये एडवांस्ड एग्जाम में पूछते हैं। Let me know if you have copied. I will turn the page. Should I change the page? Yes, sir. Oh. Done, sir. Done. एक नोट लिख लीजिएगा यहीं पर। If both similar substituted groups are attached, by the upper bond or lower bonds, upper bond or lower bonds, then they will be on the same side of the molecule. Then they will be on the same side of the molecule. So we call it as cis isomer. We call it as cis isomer. Another note, if one group is attached by upper bond and the other by lower bond, then these will be on the opposite sides of the molecule. Sir, can you repeat? If one is attached by upper bond and the other is attached by lower bond,
then these will be on opposite sides of the molecule. Opposite sides of the molecule, and we call it as trans isomer. Trans isomer. Any difficulty? Any student? Any difficulty? दो चीजें हमने यहाँ लर्न की है। एक हमने लर्न की है स्टेबिलिटी, और एक चीज हमने लर्न की है सिस ट्रांस। ठीक, स्टेबिलिटी के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं? अपर लोअर बॉन्ड्स चेक करते हैं या एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशंस चेक करते हैं? एनीबॉडी? एक्सियल इक्वेटोरियल। तो स्टेबिलिटी के लिए याद रखना है मोर इक्वेटोरियल। यानी कि जो बल्कि ग्रुप जितना इक्वेटोरियल पे जाएगा उतना सिस्टम ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। और सिस ट्रांस के लिए हमने क्या लर्न किया है? सिस के लिए अपर अपर और लोअर लोअर, और ट्रांस होने के लिए अपर लोअर और लोअर अपर। सिंपल तरीके से आपको मैंने बता दिया दोनों चीजें। ठीक, अब आप मेरे को ये बताइए कि मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिया था A, B, C, D, तो ये 4 फॉर्म्स हैं, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखिए। फटाफट क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स पे डालिए। 4 फॉर्म्स आते हैं, आपको क्या लिखना है? इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर फटाफट आंसर लिखिए चैट बॉक्स में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, फैंटास्टिक, वेरी गुड। Many of you have given the answer and almost सबने सही दिया है। वेरी गुड, मैं सोचा नहीं था कि इतना सब सही आंसर करेंगे। वेरी गुड। एक दो लोगों को छोड़ दो तो ऑलमोस्ट सबने सही आंसर किया है। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें बेटा, आंसर लिखो। ये सब ऐसी चीजें हैं जो रेगुलर नहीं है, मतलब ऐसा नॉर्मली आपको कहीं ऐसे जनरल बुक्स में नहीं मिलेंगी, लेकिन जब इन डेप्थ स्टडी करोगे चीजों की, चाहे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड हो या स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो, तब आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा और ये एडवांस लेवल पे ही पूछा जाएगा। वेरी गुड। देखिए डिस्कशन कर लेते हैं। आई बिलीव सबने सोच लिया।
पहली चीज तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये ए और बी तो तुम्हारी जो दो फॉर्म्स हैं ये इक्विवेलेंट तो हो ही नहीं सकती। क्यों इक्विवेलेंट नहीं हो सकती? इसमें दोनों मिथाइल ग्रुप जो है वो हैं एक्सियल पोजीशन पे और इसमें दोनों मिथाइल इक्विटोरियल पे हैं। और ज्यादा इक्विटोरियल होने पे क्या हो जाता है? सिस्टम ज्यादा स्टेबलाइज करता है। ये तो अपने को क्लियर है, ये स्टेबिलिटी वाला केस है। अब इफ आई आस्क यू सेकेंड वाले में, तो आप यहाँ चेक करोगे, यहाँ बोलोगे ये इक्विटोरियल है, ये एक्सियल है, और इस वाले में ये एक्सियल है, ये इक्विटोरियल, यानी ये दोनों तो इक्विवेलेंट हो गए, इक्विवेलेंट हो गए, खाली फ्लिप हुआ है। बाकी स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं। यानी कि मैं लिखूंगा C इक्वल टू D, किस चीज के लिए? स्टेबिलिटी के लिए। अब खाली ये बताना है कि ये CD जो है, ये CD B से पहले आएगा, A के बाद आएगा, या इनके बीच में आएगा। तो बड़ा सिंपल है भाई, यहाँ पर दोनों इक्वेटोरियल थे और यहाँ दोनों एक्सियल है, जबकि इसमें एक इक्वेटोरियल है और एक एक्सियल है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी बीच वाली हो गई। क्योंकि स्टेबिलिटी कब बढ़ती है? जब ग्रुप कहाँ पर प्रेजेंट हो? इक्वेटोरियल पे। तो योर फाइनल आंसर विल बी, परफेक्ट आंसर विल बी बी ग्रेटर देन सी इक्वल टू डी ग्रेटर देन ए। जितने भी बच्चों ने ये आंसर लिखा है अपनी नोटबुक में वो परफेक्ट है। आप एक बार चेक कर लो। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू प्लीज आस्क। मेरे ख्याल से एकदम आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया, और आई बिलीव आपका फ्यूचर में भी कोई आंसर ऐसा गलत नहीं होगा जो भी स्टेबिलिटी से रिलेटेड आएगा और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी सिस्ट्रॉन से रिलेटेड आएगा। एनी डिफिकल्टी, एनी स्टूडेंट? Should I remove this? Okay. ये कॉपी कर लिया था बेटा। ये भले ही आपको 2-3 बार चीजें कॉपी करनी पड़े, लेकिन आप कॉपी करके रखिए, है ना। एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए कि जो आपके मार्क्स को कम कर दे। ठीक है, हमारा जितना भी मार्क्स पॉसिबल है वो मैक्सिमाइज होना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। अगर हम किसी दूसरे बच्चे के कंपैरिजन में कम मार्क्स ला रहे हैं इट्स ओके, बट क्या मैं अपना मैक्सिमम ला रहा हूँ? अगर मैं अपना मैक्सिमम ला रहा हूँ तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कल परसों जो भी पेपर आपका हुआ होगा, बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि पेपर तो बहुत अच्छा गया उनका, केमिस्ट्री का। आप में से ही कुछ लोगों ने मैसेज भी किया मुझे। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। आई होप सब बच्चे इसको आंसर कर पाएंगे।
बड़ा आंसर दीजिए। राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने सही से आंसर दिए। वेरी गुड, वेरी गुड, and it's very good you are participating. Very good. Good. केवल एक आंसर नहीं लिखना है बेटा, 3 है, तीनों एक साथ लिखना है। गुड। कुछ लोगों ने गलत आंसर्स दिए हैं, बट स्टिल गुड बिकॉज यू हैव ट्राइड। Okay, let me discuss these. First of all, as I told you, how to decide cis trans, just check upper lower bond. So for this BR, I can write U. For this BR, I can write, because comparison BR and H का है. So BR and H में BR will be U. So upper, that is why this is cis. कितना simple तरीका आपको मैंने बताया. सीधे आपको अपर लोअर चेक करना और कुछ नहीं करना। इस वाले में अब ये पता करने के लिए तुमको उसका दूसरा बॉन्ड भी ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप H और Cl में इसको क्या लिखेंगे? लोअर, और Cl और H में क्या लिखेंगे? अपर। कई बच्चे गलती से Cl ही आपस में कंपेयर कर लेंगे, तो ये नहीं देखना है। और देखो ऐसा लगेगा तुमको ये सिस फॉर्म है, दोनों सेम साइड जा रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। सेम साइड या अपोजिट साइड लोअर अपर से डिसाइड होता है। तो लोअर अपर आ गया, मतलब ये कौन सा फॉर्म हो गया? ट्रांसफॉर्म हो गया। अगर कोई नॉर्मल तरीके से सोचेगा ना जो बच्चा, वो तो डेफिनेटली गलत कर देगा। ठीक है ना? इस वाले को देखो, इसमें पता चल रहा है कि CH3 इज लोअर। इस वाले में बड़ा सिंपल है, लोअर लोअर को क्या बोलेंगे? सिस फॉर्म। तो योर आंसर इज first one cis, second one trans, and third one cis. Anyone having any difficulty? एकदम सिंपल तरीका बताया मैंने आपको, और वो नोट भी लिखाया मैंने। ये क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए। Should I remove this? Yes, sir. sir. गाइस, अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, इसको मैं क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा, ये आप ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। तो क्या है ये सब्जेक्टिव मैनर में मैं इसको दे रहा हूँ। राइट
2 chair conformations वे फ्लिप होने के बाद किसका लिखना है? फर्स्ट वन इज ट्रांस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। दूसरा कौन सा है? ट्रांस 1,3-ब्यूटाइल 3-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब देखो, जब ये कहता ट्रांस, तो ट्रांस के मामले में ये ग्रुप और ये ग्रुप ये आपस में ट्रांस होने चाहिए, और जब ये आपस में ट्रांस होंगे तो ट्रांस का मतलब है एक को आप लोअर दोगे तो दूसरे को अपर देना पड़ेगा पोजीशन। आई होप आप समझ पा रहे हैं। जिसके लिए भी उसने सिस या ट्रांस लिखा है, वो दो ग्रुप्स का आपस में रिलेशन हमको मालूम है। अपर अपर, लोअर लोअर तो सिस, अपर लोअर लोअर अपर तो ट्रांस। ये आपको इस तरह से सोचना है। सिस 1,3 डाइमिथाइल cyclohexane, then cis 1,2 dimethyl cyclohexane, then cis 1/3 butyl 2-methyl cyclohexane। ठीक है, और इसमें लिखने के बाद आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई whether two forms are equivalent or not. Two forms are equivalent or not. If not, which is preferred conformation, क्योंकि दो फॉर्म्स होते हैं वो इक्विलिब्रियम में होते हैं फ्लिप करने के बाद, तो आपको लिखना है विच वन इज मोर स्टेबल या प्रिफर्ड फॉर्म एट इक्विलिब्रियम। I hope the question is clear to everybody.
Done, sir. Done. Guys, ये हो गया एक पार्ट आपका. Now you write heading heat of combustion. थर्मोडाइनमिक्स आपने किया होगा, उसमें हीट ऑफ कंबशन पढ़ाते हैं. हीट ऑफ कंबशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हीट ऑफ कंबशन या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इनसे क्या पता चलता है? स्टेबिलिटी. जो भी आइसोमर्स होते हैं ना, उनकी स्टेबिलिटी मेजर करने के लिए हम ये डेटा यूज करते हैं. मैं ये लिख भी देता हूं. दिस इज used to measure relative stabilities of isomers. This is used to measure relative stabilities of isomers. ठीक है. एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको डेटा के फॉर्म में देता हूँ. पहले ये एक ओपन चेन कंपाउंड है, ब्यूटेन. इसको नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं. जब भी इसका कंबशन कराया गया, वी ऑल नो, सबने थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ रखा है कि CO2 मिलेगा और H2O मिलेगा. डेटा क्या है इसका कि डेल्टा H इसका है -2877 किलो जूल पर मोल. ये इसका डेटा है. ठीक है, ये इसका डेटा. और इसी तरह से एक डेटा मैं आपको देता हूं, ये CH3 CH CH3 CH3. ठीक, इसका जब कंबशन कराया गया तो ये दोनों एक्चुअली आइसोमर्स हैं. ध्यान से देखो, तो इनमें तुम्हारा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ये तो उतना ही रहने वाला है. मतलब अगर मान लीजिए ऐसा कोई बोलता है कि 1 लीटर में गाड़ी आपकी ज्यादा दूर जाएगी कि 2 लीटर पेट्रोल में, तो ये ऑब्वियस है कि 2 लीटर में ज्यादा दूर जाएगी. बिकॉज 2 लीटर आपने यानी कि जो केमिकल है वो अमाउंट में बढ़ा दिया. तो उसी तरह से अगर तुम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बढ़ा दोगे तो ज्यादा फ्यूल, इसका मतलब हो गया कंबशन में. और ज्यादा फ्यूल होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो ज्यादा एनर्जी ज्यादा यूज कर पाएंगे हम लोग. लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर वो आइसोमर्स तुमने ले लिए, तो ना तो यहाँ कार्बन एटम्स ज्यादा है, ना हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा है. फिर किस चीज की वजह से ये जो है कंबशन अलग अलग स्टाइल में हो रहा, मतलब एनर्जी अलग अलग निकल रही है. तो उसका आंसर होता है स्टेबिलिटी, है ना. यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है वो ये है. तो ये डेटा, अब ये डेटा का कंक्लूजन क्या है? डेटा का कंक्लूजन, सबसे पहली चीज तो ये आप समझ लो, माइनस से मतलब नहीं होता है. ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितनी वैल्यू निकल रही है, एनर्जी ज्यादा किसकी रिलीज हो रही है. तो योर आंसर विल बी कि इस वक्त क्या आप देख पा रहे हो, माइनस प्लस के चक्कर में मत उलझ जाना. जो वैल्यू तुम्हें मैग्नीट्यूड में ज्यादा, माइनस का केवल इतना मतलब होता है एनर्जी गिवन आउट, रिलीज हो रही है. अदरवाइज यहाँ मैथ्स मत लगा देना कम ज्यादा के लिए. अगर कोई पूछता है कि इसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा है, तो आपका आंसर होगा पहले वाले का. मैग्नीट्यूड चेक करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, भूलना नहीं इस बात को. मैग्नीट्यूड चेक करना है, किसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा है, पहले वाले का हीट ऑफ कंबशन ज्यादा है. समझे ना. ये इसका लिखेंगे मोर हीट ऑफ कंबशन, ये एकदम हाईलाइट कर लो आप इस चीज को. तो अगर इसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा है तो इन दो आइसोमर्स में, ये है तुम्हारा ये नॉर्मल ब्यूटेन इसको लिखेंगे, और इसको आइसो या सेकेंडरी, आप जो भी लिखना चाहें, ब्यूटेन लिखेंगे.
इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? जिसका HOC कम है। ये हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे? मोर स्टेबल। तो याद रखना, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग हो जाएगी, जितना स्फेरिकल हो जाएगा, उतना उसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। ये आप चाहिए तो कंक्लूजन करके यहाँ लिख भी सकते हैं। कॉपी दिस डेटा। Done, sir. गाइस, ये तो मैंने ओपन चेन के लिए बताया। मेनली हमको जो स्टडी करना है वो साइक्लोएल्केन के लिए था। साइक्लोएल्केन के लिए, तो अगर साइक्लोएल्केन के लिए मैं जनरल इक्वेशन लिखूं तो वो एल्कीन जैसा होगा, बिकॉज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसी से मैच करता है। इसमें भी निकलेगा तो वही CO2 and H2 और साथ में हीट। तो ये जो हीट है ये नेगेटिव वे में लिखी रहेगी, बट आपको केवल मैग्नीट्यूड पे ध्यान देना और कुछ नहीं। ठीक है, एक छोटा सा नोट लिखिएगा यहाँ पर इसको कॉपी करने के बाद। देखिएगा, for different cycloalkanes, heat of combustion values are not compared directly. These are compared per CH2 group. These are compared per CH2 group. This helps us in predicting the stabilities of different cycloalkanes.
एक मैं आपको टेबल बनाकर दे रहा हूँ, कुछ वैल्यूज मैं दूंगा, कुछ आपको उसमें फिल करनी है। रिंग स्ट्रेन इंडिकेट करेगा कौन सा रिंग सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। ऐसे तो हम पहले से जानते हैं, हमने सब कुछ कर रखा है, बट डेटा के हिसाब से भी आपको उसको मैच कराना है। साइक्लोप्रोपेन, ये वैल्यू मैं लिख रहा हूं, बाकी तुम्हें लिखना है। फटाफट आप बाकी डेटा फिल करें। डेल्टा एच कंबशन पर CH2, रिंग स्ट्रेन सोचें क्या हो सकता है। क्विक, हाँ। सबने फिल कर लिया?
डन? Yes, sir. Yes, sir. गाइस आई बिलीव सबने ये वाला कॉलम तो डेफिनेटली फिल कर लिया होगा। करना क्या था, बस 2091 दिया है, 3 से डिवाइड कर दो, तो मेरे पास जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है वो 697 है। ये 686 है, ये 664 है, ये 658.7 है, ये 662.4 है, 663.8 है, 664.6 है, कुछ ऐसा डिटेल आया। अच्छा, क्यों आपको इसकी जरूरत पड़ रही है? बिकॉज इस बार ये ओपन चेन नहीं है, ये सबके सब रिंग स्ट्रक्चर है। तो इफ यू रिकॉल, इसका जो पहला लेक्चर हमने किया था उसमें हमने लिखा हुआ था कि रिंग्स में एंगल स्ट्रेन होगा, रिंग में टॉर्शनल स्ट्रेन होगा, तो वो जो मिलाकर के सब स्ट्रेन है ना, उसको हम नाम देते हैं रिंग स्ट्रेन। तो रिंग स्ट्रेन हम लोग एनर्जी के फॉर्म में क्या बोलते हैं, इज द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट cyclic molecule contains। ठीक है, अब निकालें कैसे इसको? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो अनब्रांच्ड एल्केन दिख रहा है ना, अच्छा ये अनब्रांच्ड एल्केन है, तो इसमें क्या कोई स्ट्रेन आपको एंगल स्ट्रेन मिलेगा क्या? नहीं भाई, इसमें रिंग थोड़ी ना जो कोई एंगल स्ट्रेन आपको मिलेगा, यानी ये स्ट्रेन फ्री है, ये स्ट्रेन फ्री है, स्ट्रेन फ्री है। अब आप देखो क्या कोई ऐसा इसमें है जिसका वैल्यू इससे मैच करता है? साइक्लोहेक्सेन। इसीलिए कंक्लूजन पॉइंट क्या है कि ये भी स्ट्रेन फ्री हो गया, राइट? स्ट्रेन फ्री हो गया। अब स्ट्रेन फ्री होने का मतलब है उसका रिंग स्ट्रेन एनर्जी आप 0 लिखोगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो बाकियों का कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है। ये जो 697 आया, ये 697 और ये जो रिंग स्ट्रेन फ्री वाले का एनर्जी है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये जो है पर CH2 स्ट्रेन का वैल्यू है, पर CH2, लेकिन टोटल कितने CH2 है इसके पास? 3, इसीलिए आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू आएगी 115। रिंग स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन रिंग का कितना आया? 115 किलो जूल। समझ में आया? तो आप चाहो तो इसको फॉर्मूला बना करके भी लिख सकते हो। क्या फॉर्मूला इस रिंग स्ट्रेन का बना सकते हो आप लोग? डेल्टा H पर CH2, जिस भी रिंग के लिए तुमको निकालना है, एंड इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है? डेल्टा H पर CH2 फॉर दो चीजें, चाहे आप नो स्ट्रेन लिखो या आप लिखो अनब्रांच्ड एल्केन या लिखो साइक्लोहेक्सेन, नो स्ट्रेन, और इसमें मल्टीप्लाई क्या कर देना है? n, वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द रिंग। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला हो गया किस चीज का? रिंग स्ट्रेन का। किसी को कोई डिफिकल्टी? बहुत आसान है, कोई वो नहीं है, हर बार तुम यही करने वाले हो। यहाँ पर देखो दिया हुआ है 686 दिया है, इसका रिंग स्ट्रेन निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 686 माइनस 658.7 इंटू यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 109। आप करके देख लो, इसके लिए इसी तरह से निकाल लो, 664 माइनस 658.7 इंटू 5 कर लो, इसका तो 0 ही है, इसके लिए इसी तरह से निकालो, ये वैल्यू मेरे पास जो दी हुई है दैट इज 27। फिर इसके
के लिए आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 662.4 माइनस 658.7 इंटू, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 7 से। ये वैल्यू मेरे पास 27 आती है। फिर इसके लिए इसी तरह से निकालना, मेरे पास 42 वैल्यू दी है, इसके लिए 54 दी हुई है। ये कॉपी कर लो आप, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। और क्लियरली देखो पता चल रहा है, रिंग स्ट्रेन जिसका ज्यादा है वो ज्यादा अनस्टेबल है, यानी सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है? साइक्लोप्रोपेन रिंग, उसका रिंग स्ट्रेन आपको 115 आ रहा है। कॉपी दिस पार्ट। Done. Should I remove this? Yes, sir. गाइस अपनी बुकलेट निकालिएगा। बुकलेट में होम असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 4 जाइए। होम असाइनमेंट 2 क्वेश्चन नंबर 4। होम असाइनमेंट 2 क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करिए बेटा। Are you attempting question number 4, home assignment 2, part B? Home assignment 2, part B, question number 4. फटाफट आंसर बताइए।
You can write your answer in chat box. पीछे से आंसर मत चेक करना बेटा, अपना आंसर आप निकाल कर पहली बार जो भी निकाल रहे हो दैट यू राइट इन चैट बॉक्स. वेरी गुड. सारे आंसर्स एक साथ दीजिए बेटा. अब अरे भाई क्वेश्चन आप ठीक से देखो, पार्ट बी का मैंने बोला है क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट बी. गलत जगह आप अटेम्प्ट मत करिए. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी बोला है, होम असाइनमेंट होगा. सामने लिखा हुआ है, देखो स्क्रीन पर. अच्छा, जिनको कंफ्यूजन है उनके लिए रिलेशन का मतलब मैं बता देता हूँ. रिलेशन का मतलब है आपको ये पता करना है कि जो दो कंपाउंड्स दिए हैं वो फ्लिप करके तो नहीं आ गए. फ्लिप करके आ गए तो उसको आप बोलोगे कन्फॉर्मेशन. अगर वो सिस ट्रांस से आ गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उनके बीच में रिलेशन होगा. ठीक है. या कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गई तो कॉन्स्टिट्यूशनल. कॉन्स्टिट्यूशनल में अलग अलग हो सकता है, फंक्शनल हो सकता है, पोजिशनल हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से लिख लेना. कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रक्चरल. ठीक. इसके अलावा अगर कुछ भी अलग नहीं है तो आइडेंटिकल. These are the ways by which you can relate to given forms. Am I clear? सब लोग फटाफट अटेम्प्ट करो तो मैं डिस्कस करूं फिर, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने की चांसेस है. वेरी गुड.
गुड बेटा, वेरी गुड। फटाफट सोचिए बेटा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि फोर्थ का मुझे फर्स्ट वाला पार्ट डिस्कस करना है, तो इसमें खास बात क्या है? सबसे पहले तो चेक कर लो कि कहीं ये फ्लिप होके तो नहीं आया है, या उससे पहले आप ये चेक कर लो कि कनेक्टिविटी सेम है कि नहीं, है ना? क्योंकि सबसे पहले तो ये चेक करना है कि कहीं ऐसा ना हो कनेक्टिविटी अलग हो और ये स्ट्रक्चरल में फॉल कर जाए। तो ध्यान से देखोगे तो देखो 1-2 पोजीशन पे मिथाइल बीआर लगा हुआ, इधर भी 1 और 2 पोजीशन, मैंने किसी को भी 1 मान लो तो दूसरा 2 हो जाएगा, यानी कनेक्टिविटी तो सेम है, कनेक्टिविटी सेम है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म तो नहीं होगा। फिर उसके अलावा क्या पॉसिबल है? कन्फर्मेशनल हो सकता है, ज्योमेट्रिकल हो सकता है। कन्फर्मेशनल के लिए क्या चेक करना है कि अगर मान लो इधर मिथाइल एक्सियल है, तो इधर मिथाइल जो है इक्विटोरियल हो जाना चाहिए। अगर इधर बीआर इक्विटोरियल है, तो इधर बीआर एक्सियल हो जाना चाहिए। ये है फ्लिप होने की कंडीशन, याद रखना। अगर ग्रुप एक्सियल से इक्विटोरियल और इक्विटोरियल से एक्सियल हो गया, तो समझ लेना कि वो कन्फॉर्मर है, कन्फॉर्मर, वो फ्लिप होके आया हुआ है। आई होप आप याद रख पाएंगे ये पॉइंट। इसका मतलब है कि पहला वाला जो मेरा वो है, उसका आंसर क्या हुआ? कन्फॉर्मर्स। दूसरे वाले में इसी तरह सब चेक करो। सबसे पहले कनेक्टिविटी चेक करो, तो कनेक्टिविटी देखोगे तो 1 2 3 था, 1 3 पोजीशन पे है, 1 3 पोजीशन पे है, दूसरे में भी 1 3 पोजीशन पे है। अब आप चेक करो कि कहीं ये एक्सियल इक्विटोरियल का चेंज तो नहीं हुआ है। तो पहले वाले में देखोगे तो एक्सियल एक्सियल है, और ये चेंज होकर के बन गया इक्विटोरियल इक्विटोरियल, याद रखना। लेकिन इससे पहले हमने कनेक्टिविटी देखी है, कनेक्टिविटी देखी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा ना हो कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली डिफरेंट हो जाए, कन्फॉर्मर आप गलती से लिखकर चले आए। तो ये हमारे लिए फिर क्या हो गया? कन्फॉर्मर्स। बड़ा सिंपल है। थर्ड वाले में देखो, सबसे पहले कनेक्टिविटी चेक करो। पहले में कनेक्टिविटी दिया है 1 2 3, 1 2 3, और दूसरे वाले में 1 2, और कनेक्टिविटी डिफरेंट है, कनेक्टिविटी डिफरेंट, यानी और कुछ चेक ही नहीं करोगे आप। ये कॉन्स्टिट्यूशनल यानी स्ट्रक्चरल हो गया, स्ट्रक्चरल में पोजीशन में डिफरेंट है, तो आप यहाँ लिख देंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। बड़ा सिंपल है, समझ में आया? अब इसी तरह से आप फोर्थ वाले को देखो। फोर्थ वाले में कनेक्टिविटी सबसे पहले चेक कर लो। कनेक्टिविटी 1 2 3, 1 3 की है, यानी सेम है दोनों में, ठीक। तो आप दूसरा चेक कर लो कि क्या ये कन्फर्मेशनल तो नहीं है। तो एक्सियल एक्सियल, क्या इक्विटोरियल इक्विटोरियल बन गए? नहीं, इस ये बन गया है एक्सियल एक्सियल से एक्सियल इक्विटोरियल, यानी कि कन्फॉर्मर वाला तो कैंसिल कर दो। फिर आप चेक कर लो अपर लोअर वाला कुछ तो नहीं बन रहा है। सो इन फोर्थ यू कैन सी, पहले वाले में है अपर अपर, यानी ये सिस फॉर्म है, और अपर अपर ही बन रहा है ना। अपर इधर जाता है, इधर भी अपर अपर, यानी कि ये बन रहा सिस फॉर्म। इस वाले में देखते हैं तो ये बनता है अपर लोअर, यानी ये ट्रांस है। तो इसका मतलब ये स्ट्रेट आंसर क्या हो गया? ज्योमेट्रिकल, ठीक है। और फिफ्थ वाले को इसी तरह चेक करोगे बेटा तो कुछ नहीं मिलेगा, सब आइडेंटिकल वे में जाएगा। तो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू आस्क, इसको कॉपी कर लो।
और कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो. यू कैन नाउ अटेम्प्ट एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 अटेम्प्ट कर सकते हो. कुछ क्वेश्चंस थोड़े टफ होंगे आपके लिए, बट आप अटेम्प्ट कर लेना. मैं आपको कुछ शीट भी भेजूंगा, 2 शीट्स भेजूंगा, उसको रीड करना है आपको. ठीक है. और कंफ्यूजन या डाउट हो तो आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, वरना नेक्स्ट लेक्चर में भी पूछ सकते हैं. थोड़ा डिफिकल्ट वाली शीट है, वैसे सबको जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी एडवाइस तो रहेगी कि सब लोग रीड कर लेना. ठीक है. इसको भी कॉपी कर लो आप. कॉपी कर लिया हो देन यू कैन लीव. सर बोलो बेटा. सर वो आइडेंटिकल वाला ऊपर नीचे कैसे? एक में ऊपर है ना और एक में पर दोनों में एक से. उससे मतलब नहीं है, खाली ये चेक करना पड़ता है एक्सियल इक्वेटोरियल है तो उधर भी पता चला एक्सियल इक्वेटोरियल है, इधर सिस है तो उधर भी सिस है, तो आइडेंटिकल हो गया ना, कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा है. ओके सर. ना पोजीशन में डिफरेंस है, ना एक्सियल इक्वेटोरियल में डिफरेंस है, ना सिस ट्रांस में डिफरेंस है, तो आइडेंटिकल हो गया. ओके सर.